नमस्कार दोस्तों, आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो पिछले बार 2018 में जो टेस्टिंग असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसका जो पूरा पेपर है दोस्तों, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपका टेस्टिंग असिस्टेंट का, ठीक है, 2018 का है। उसको हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। किस टाइप से क्वेश्चन आए थे आप लोग पेपर में देख सकते हैं। टोटल का सॉल्यूशन सहित हिंदी में आपका सॉल्यूशन है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टेस्टिंग असिस्टेंट का पेपर है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला पेपर है उसको देखते हैं। जो हमारा टेस्टिंग असिस्टेंट का जो पेपर था 2018 का, उसके क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम जो है टोटल 10 पेपर जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखें। और दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है यार वीडियो बनाने में। आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। और ये पहला क्वेश्चन हमारा टेस्टिंग असिस्टेंट के पेपर का, कोष प्रारूप सेल टाइप के जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें सामान्यतः खालिस्तान प्रकार के कोर उपयोग की जाती है। तो जो दोस्तों याद रखिएगा, जो सेल टाइप के जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें आप लोग ई और आई प्रकार की जो है कोर यू यूज करेंगे, ठीक है। ई और आई प्रकार की, ठीक है। अगला है हमारा वोल्टमीटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त होने वाले ट्रांसफार्मर को विभव ट्रांसफार्मर कहते हैं। विभव ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का मानक निर्धारण रेटिंग जो होती है 110 वोल्ट होती है, ठीक है, 110 वोल्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन, वितरण ट्रांसफार्मर के किस भाग में अधिकतम ऊष्मा होती है। वितरण ट्रांसफार्मर मतलब जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें किस भाग में अधिकतम ऊष्मा होती है पूछा गया दोस्तों। याद रखिएगा, जो वाइंडिंग जहाँ पे होती है ना, तो कोर आपका जो है कोर में वाइंडिंग होती है, तो कोर में हीटिंग का जो मान है दोस्तों वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। कोर की जो हीटिंग है उसका मान सबसे ज्यादा होगा। और अगर हम कोर की बात करें तो कोर बनाई काय की जाती है अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील की, ठीक है। अब सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं हम, तो दोस्तों हिस्ट्रेसिस लॉसेस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। और आपका जो है सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर के लिए, ठीक है। और लेमिनेशन क्यों करते हैं, जिससे कि आपका जो है एडी करंट लॉस जो है वो कम हो सके, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो है ब्रीदर का कार्य क्या है, तो टैंक में नमी के बहाव को रोकना, ठीक है। जो वायुमंडली से जो नमी आती है, ठीक है, तो वह क्या करता है, उस नमी को रोकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पोलों की संख्या यदि पोलों की संख्या 4 और स्लॉट की संख्या 24 हो तो पोल पिच का मान क्या होगा, पूछा है, ठीक है। पोल पिच का मान क्या होगा, तो देखिएगा 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 6 स्लॉट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 स्लॉट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्लॉट्स की इसका जो पोल पिच अगर अपने को पूछा जाता है, पोल पिच अगर आपको पूछा जाए तो स्लॉट्स की संख्या बटे पोलों की संख्या, स्लॉट्स की संख्या बटे पोलों की संख्या। आगे देखते हैं, लेप और वेव कुंडलन के बीच प्रमुख अंतर क्या होता है। तो दोस्तों लेप और जो हमारी वेव वाइंडिंग है, लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बीच जो है फिर आपका बीच क्या प्रमुख अंतर है पूछा है, तो कम्यूटेटर के संयोजन में। याद रखिएगा, जो कम्यूटेटर का जो संयोजन होता है वो उसमें मुख्य अंतर होता है, ठीक है। और लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या जो होती है, याद रखिएगा, समांतर पथों की संख्या जो होती है पोलों की संख्या के बराबर होती है। और वेव वाइंडिंग में अगर पूछा जाए तो समांतर पथों की जो संख्या है ए बराबर वो होती है आपकी 2। और उसमें अगर लैप वाइंडिंग में अगर पूछा जाए तो ए इज इक्वल टू होता है पी, मतलब समांतर पथ की जो की संख्या आपका ए है, समांतर पथों की संख्या है, और ये पोलो की संख्या है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लेप वाइंडिंग में और ये हो जाएगा आपका वेव वाइंडिंग में। आगे देखते हैं, एक ध्रुव एक 8 पोल ध्रुव डुप्लेक्स लैप कुंडलन में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। तो देखो दोस्तों, लैप कुंडलन बोला है, 8 पोल के द्विपथी डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में पूछा है। याद रखिएगा, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग मतलब 2 इंटू 8 कर देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 16, क्योंकि डुप्लेक्स बोला है तो डुप्लेक्स मान कितना होता है 2, ठीक है। आगे देखते हैं, डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण क्या है। दोस्तों जो डीसी मोटर है उसका जो वोल्टेज समीकरण, डीसी शंट मोटर में भी आप लोगों को ये वोल्टेज समीकरण देखने को मिल जाएगा, ठीक है। V इज इक्वल टू ई बी
प्लस आई आर, आई ए आर ए, मतलब आर्मेचर की करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको अपन वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आप लोग, आई आर को वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। ये क्या है आपका वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप इसको आप कह सकते हैं। आगे देखते हैं। तापमान बढ़ने के साथ कार्बन का प्रतिरोध घटता है, याद रखिएगा, इससे पहले भी मैंने आपको बता चुका है कि जो तापमान जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो कार्बन का जो प्रतिरोध है वो कैसा होगा, घटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान प्रकार की वॉशिंग मशीन में, खालिस्तान प्रकार की वॉशिंग मशीन में, ठीक है, खालिस्तान प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोने के लिए खुद ड्रम घूमता है। तो दोस्तों टम्बलर होता है उसमें, एक टम्बलर प्रकार की जो मशीन होती है उसमें कपड़ों को धोने के लिए खुद जो ड्रम है वो घूमता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कारण स्टील को चुंबकित करना कठिन होता है। तो दोस्तों उसकी जो परमिबिलिटी होती है ना, उसकी जो परमिबिलिटी होती है वो निम्न परमिबिलिटी के होते हैं, इसलिए उसको जो है चुंबकित करना कठिन होता है। किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता का अर्थ क्या है, मतलब उसकी चुंबकीय परमिबिलिटी का, मैग्नेटिक परमिबिलिटी का अर्थ क्या है, ये आपका क्वेश्चन पूछा है। तो बल की चुंबकीय रेखाओं के लिए सामग्री की चालकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेक्टिफायर का मूल कार्य क्या है। दोस्तों रेक्टिफायर जो है उसका मूल कार्य क्या है, तो रेक्टिफायर जो दोस्तों याद करिएगा, रेक्टिफायर जो है आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर, ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और अगर आप इन्वर्टर की बात करेंगे, इन्वर्टर की अगर आप लोग बात करेंगे, याद रखिएगा, तो वो क्या करेगा, डीसी को एसी में परिवर्तित करेगा, डीसी को एसी में परिवर्तित करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्वर्टर परिपथ का प्रयोग। देखिए अगला क्वेश्चन ही है, इसमें दिया हुआ है टेस्टिंग एस्टिमेट का जो पेपर हुआ था दोस्तों 2018 का, इतना शानदार पेपर हुआ था। आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करे रहते, या अगर अभी कंडीशन में अगर ऐसा पेपर आता है तो याद रखिएगा कट ऑफ जो है ना बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है, क्योंकि पेपर बहुत शानदार था 2018 का टीए का पेपर। तो डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग खालिस्तान को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, वोल्टेज और धारा को स्थानांतरित करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को ये परिवर्तित नहीं करता है, पावर और फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा, पावर और फ्रीक्वेंसी जो है इसको ये परिवर्तित नहीं करता है, ठीक है, इसको ये परिवर्तित नहीं करता है। आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर में हमिंग का मुख्य कारण क्या है। तो ट्रांसफार्मर में मैग्नेटोस्ट्रैक्शन फोर्स क्या है, मैग्नेटोस्ट्रैक्शन फोर्स जो है, मैग्नेटोस्ट्रैक्शन फोर्स, इसको इसके आगे फोर्स भी रहता है दोस्तों, मैग्नेटोस्ट्रैक्शन फोर्स, इसके कारण जो है ट्रांसफार्मर में हमको हमिंग साउंड सुनाई देता है, हमिंग साउंड, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर खालिस्तान चलते हैं। तो दोस्तों लोड शक्ति गुणक पर आधारित, शक्ति गुणक पावर फैक्टर पर जो है ट्रांसफार्मर आपके कार्य करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। ल्यूमिनस फ्लक्स की एसआई इकाई, तो ल्यूमिनस फ्लक्स की एसआई इकाई आपको पता होंगी, ल्यूमेन, ठीक है। ल्यूमिनस फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, ल्यूमेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम वाष्प लैंप की आंतरिक निस्सरण नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस होती है। तो याद रखिएगा जो सोडियम वाष्प लैंप जो है ना, उसकी आंतरिक निष्करण जो नलिका होती है, डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें हम जो है नियॉन गैस का उपयोग करते हैं। कौन सी, नियॉन गैस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप किस तापमान पर कार्य कर सकते हैं। पूछा है कि गैसों से भरा जो टंगस्टन फिलामेंट है वो लैंप जो है किस तापमान पर कार्य करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 सेल्सियस, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि हम रोटर परिपथ में बाह्य प्रतिरोध जोड़ दें तो क्या होगा। यदि हम रोटर प्रतिरोध में, ठीक है, रोटर परिपथ में बाह्य प्रतिरोध अगर जोड़ देंगे तो उसका जो आरंभिक बला गुण है दोस्तों उसमें वृद्धि होगी। और याद रखिएगा जैसे ही आरंभिक बला गुण में वृद्धि होगी और उसी के साथ जो है उसकी जो करंट है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन अधिकतम बला गुण आपका अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर ये वाला है। और याद रखिएगा इसमें जो है एक चीज और पूछ ली जाती है, जैसे ही आप रेजिस्टेंस का मान आप जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो आपकी जो आई है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थ्री फेज प्रेरण मोटर के दो मुख्य भाग कौन से हैं। तो थ्री फेज प्रेरण मोटर में आपको पता होंगे दोस्तों, एक जो होता है रोटर होता है, जो घूर्णन करने वाला जो पार्ट होता है, घूर्णन करने वाला पार्ट, ये घूर्णन लिखा ही हुआ है, घूर्णन करने वाला पार्ट जो होता है रोटर होता है, और स्टेटर जो होता है वो स्थिर होता है, ठीक है। अगला है, एकल फेज मोटर को चलाने वाले भिन्नात्मक हॉर्स पावर, ठीक है, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर संधारित्र की आरंभिक धारिता लगभग क्या होती है। तो 300 माइक्रोफैरड होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन नया है, आप लोग याद रखिएगा।
अगला है समान अश्व शक्ति की मोटर और बलाघूर्ण लोड के लिए एकल फेज प्रेरण मोटर का स्लिप 3 फेज प्रेरण मोटर के स्लिप से जो है अधिक होता है। ठीक है, सिंगल फेज मोटर का जो स्लिप का मान है उस आपका 3 फेज प्रेरण मोटर के स्लिप के मान से क्या होगा, अधिक होगा। आगे देखते हैं टू वे एक सिंगल पोल स्विच, टू वे एक सिंगल पोल मतलब टू वे सिंगल पोल स्विच जो है खाली स्थान में संयोजन को नियंत्रित करता है। तो एक तार के 2 स्थानों को नियंत्रित करेगा, एक तार के 2 स्थानों को वो नियंत्रित करेगा। अगला क्वेश्चन है घर की वायरिंग में प्रयुक्त लूपिंग इन और लूपिंग आउट पद्धति में फेज वायरिंग खालिस्तान से लुप्त इन लुप्त आउट होती है, तो स्विच से आपका जो है लूप इन और लूप आउट होती है, याद रखिएगा। यदि Q आवेश और C संधारित्र की क्षमता हो तो आपका जो संधारित्र है कैपेसिटर में संचित ऊर्जा क्या होगी, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C। क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन C। आगे देखते हैं C2, देखते हैं एक तुल्यकालिक मोटर को तुल्यकालिक गति पर चलाने का कारण क्या है, तो स्टेटर और रोटर ध्रुवों के मध्य चुंबकीय लॉकिंग करना। ठीक है, स्टेटर और रोटर के ध्रुवों के मध्य चुंबकीय लॉकिंग करना। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार आपका जो अंगूठा है वो बल की दिशा को बताएगा, मध्यमा जो है आपका मध्यमा, ठीक है, मध्यमा याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और जो तर्जनी है आपकी ये जो है आपकी करंट की दिशा को बताएगी, और इन तीनों के मध्य जो है दोस्तों 90 अंश का फेज डिफरेंस होता है, 90 अंश का फेज डिफरेंस आपका होता है। अगला क्वेश्चन है एक रोटरी कन्वर्टर में सामान्यतः खाली स्थान होता है, तो रोटरी कन्वर्टर जो है तुल्यकालिक मोटर और डीसी जनरेटर का एक संयोजन होता है दोस्तों, याद रखिएगा रोटरी कन्वर्टर जो है सिंक्रोनस मोटर और डीसी जनरेटर का एक संयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा थायरिस्टर परिवार है, थायरिस्टर परिवार से कौन सा है, तो एससीआर आपका जो थायरिस्टर परिवार से माना जाता है, और इसका उपयोग जो है मोटरों में हम स्पीड कंट्रोल के लिए भी करते हैं। ठीक है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। एक 4 पोल एसी मशीन की कुल विद्युत डिग्री क्या होगी, एक 4 पोल मशीन की कुल विद्युत डिग्री क्या होगी, तो 720 अंश सेल्सियस होगी 4 पोल की। ठीक है, एक इकाई है जिसके द्वारा एसी विद्युत तंत्र पावर सिस्टम में प्रतिघाती रिएक्टिव शक्ति को दर्शाया जाता है, VAR, या इसको कई बार क्या पूछा जाता है KVAR भी पूछा जाएगा, क्या KVAR है ना, किलो वोल्ट एम्पियर आपका आ जाएगा, और जो W है आपका आपकी पावर है VA पूछा जाता है, ठीक है, वोल्ट एम्पियर, तो इसको VAR या KVAR से आप किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर से आप इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यूनिवर्सल मोटर खाली स्थान पर कार्य कर सकती है, तो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे जो आपकी जो यूनिवर्सल मोटर है, याद रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ यूनिवर्सल मोटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपकी एसी और डीसी दोनों पे जो है ये कार्य कर सकती है, याद रखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। और एक पंप मोटर में गलत कनेक्शन के कारण घूर्णन रोटेशन की दिशा गलत हो गई, आपका ध्यान इस त्रुटि पर कैसे जाएगा, तो पंप द्वारा पानी की आपूर्ति ना होना, जब आपका पंप अगर पानी नहीं फेंक रहा है दोस्तों तब आप समझ जाएंगे कि मोटर कनेक्शन जो है चेंज है, उल्टे हैं। अगला क्वेश्चन एक प्रकार का वातन तार है जो मिक्सर लिक्विडाइजर की मोटर के आर्मेचर को पुनः कुंडलन करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो सुपर इनेमल से ढका तांबे का तार होता है दोस्तों, इसका याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है, निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ है वो अनुचुंबकीय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं संयोजी, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन प्लायर, इसको हिंदी में क्या दिया है आपका संयोजी संडसी खाली स्थान के लिए प्रयोग नहीं होती, तो काटने के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा काटने के लिए भी आप कंडक्टर काटने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, मोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, पकड़ने के लिए कर सकते हैं, पीटने के लिए नहीं करेंगे आप लोग, पीटना थोड़ी हमें। आगे देखते हैं, कोई उनकी लड़ाई थोड़ी हो गई दोस्तों जो एक दूसरे को मारेंगे, है ना, तो याद रखिएगा नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है नाइक्रोम खालिस्तान में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है, जो नाइक्रोम है हमारा खालिस्तान के रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है पूछा है, तो हीटर कुंडली के रूप में आपका जो है नाइक्रोम का हम उपयोग करते हैं, नाइक्रोम का उपयोग कहाँ करेंगे, तो हीटर कुंडली के रूप में। ठीक है, कहाँ करेंगे, हीटर कुंडली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यदि 30 ओम 15 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो उनका संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा समांतर क्रम में जो है इस टाइप से आपके प्रतिरोध जुड़ते हैं, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ 1/R = के रूप में आपके सारे प्रतिरोध जो हैं
जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 5 ओम। अगला है हमारा शुद्ध प्रेरकत्व एसी परिपथ में खालिस्तान होते हैं। तो आप लोग देखिएगा शुद्ध एसी परिपथ में क्या होता है वही पूछा है। तो दोस्तों शुद्ध प्रेरकत्व जो एसी परिपथ है उसमें याद रखिएगा धारा वोल्टेज से जो है 90 डिग्री लैग करती है, ठीक है। धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडक्टेंस की एसआई इकाई हेनरी है और प्रेरणी की प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस की एसआई इकाई क्या होगी पूछा है। तो दोनों की जो इकाई है दोस्तों, एक चीज याद रखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस और ओम वगैरह की जो रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है वो ओम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसी श्रेणी परिपथ का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कितना होता है, ठीक है। पावर फैक्टर के अनुपात में होता है, तो याद रखिए आर अपान जेड, ठीक है, आर अपान जेड ये आपका पावर फैक्टर जो है होता है। अगला है किसी श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा इंपिडेंस का मान मैग्नीट्यूड खालिस्तान के बराबर होता है। श्रेणी परिपथ में प्रतिबाधा का मान पूछा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों के सामने देख रहे होंगे आप लोग, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। थ्री फेज संतुलित परिपथ में 2 वाटमीटर विधि द्वारा शक्ति मापन करने पर यदि 1 वाटमीटर ऋणात्मक रीडिंग देता है तो इसका अर्थ है कि लैग जो है आपका जो कोण है वो कितना होगा, तो 60 अंश से अधिक होगा, ठीक है। अगर ऋणात्मक रीडिंग देता है तो वाटमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। आर्मेचर कुंडलन में 2 संलग्न ध्रुवों के मध्य दूरी को कहा जाता है, तो पोल पिच कहते हैं उसे, याद रखिएगा। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला द्वितीयक सेल जो है वो क्या है, तो ठीक है आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेड एसिड सेल, ठीक है। बैटरी का इलेक्ट्रोड होना चाहिए, तो बैटरी का जो इलेक्ट्रोड है वह जो है विद्युत का जो है उत्तम संवाहक है ना, मतलब कंडक्टर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अम्ल के आपेक्षित घनत्व को मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, अम्ल के स्पेसिफिक ग्रेविटी को खालिस्तान की सहायता से जांचा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका जो हाइड्रोमीटर होता है ये आपेक्षित घनत्व को ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है। और आर्द्रता अगर बोलता है तो आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करेंगे, और लेक्टोमीटर बोलता है दूध की शुद्धता को मापने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्षेत्र तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, फील्ड इंटेंसिटी की एसआई इकाई पूछा है, तो न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे टीए में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, जो उसी का पूरा पेपर है ये, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन। अगला है 100 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता क्या होगी, तो ठीक है 100 ओम के अगर 3 संधारित्र जुड़े हैं तो 33.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियो में गैंग कंडेंसर का क्या उपयोग है का एक प्रकार पूछा है, तो याद रखिएगा जो गैंग संधारित्र है उसका वायु संधारित्र का जो है उसका एक प्रकार है, ठीक है, गैंग संधारित्र। अगला क्वेश्चन है संधारित्र की प्लेट के आवेश को किस समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है, तो Q इजिकल टू CV होता है दोस्तों, Q इजिकल टू CV, तो इसका 3 वाला जो है राइट आंसर है। और विद्युत ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य तो एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, ठीक है, ट्रांसफार्मर का कार्य ही होता है दोस्तों जो हमारी एसी वोल्टेज होती है उसको घटाना या बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन से हरास ट्रांसफार्मर में घटित नहीं होते लेकिन घूर्णी रोटेटिंग विद्युत मशीन में होते हैं, तो घर्षण तथा वायु घर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन फेज लोड द्वारा ली गई शक्ति को इस समीकरण के द्वारा दर्शाया जाएगा, तो 3 फेज की जो शक्ति है दोस्तों उसका सूत्र ही आप याद रखेंगे, ये उसका फार्मूला ही होता है √3 VL/IL cos phi, ठीक है, √3 VL/IL cos phi। VL और IL जो होता है लोड वोल्टेज और लोड की करंट है, ठीक है। आगे देखते हैं खालिस्तान का मापक केवल दिष्ट धारा को मापने के लिए उपयुक्त है। खालिस्तान का मापक केवल दिष्ट धारा, जब भी दिष्ट धारा की बात की जाए तो याद रखिएगा स्थायी चुंबक जो है हम लोग परमानेंट मैग्नेट टाइप के जो होते हैं उन्हीं का अपन उपयोग करेंगे दिष्ट धारा के लिए। और मूविंग आयरन जो होते हैं वो एसी और डीसी हम दोनों उससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। डीसी अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए
खालिस्तान प्रयुक्त किया जाता है। जैसे ही अगर डीसी अमीटर की हमको रेंज बढ़ाना है तो शंट का हम उसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है। काय का करेंगे? शंट का। शंट जो है प्रतिरोध उसके शंट प्रतिरोध उसमें लगा देते हैं। याद रखिएगा, मेगा ओम मीटर को विशेष रूप से खालिस्तान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध मेगर है वो, मेगर ओम मीटर को विशेष रूप से उच्च प्रतिरोध मापने के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। उसका उपयोग भी करते हैं। निम्नलिखित में से किसी अमीटर का प्रयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा के मापन में होता है? तो इंडक्शन टाइप, याद रखिएगा, इंडक्शन टाइप के जो धारा के जो मापने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे तो एसी के लिए, ठीक है। अमीटर में इंडक्शन टाइप का यूज करते हैं। और जब सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाते हैं तो यह अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती है। याद रखिएगा, जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में जब आप पानी मिलाएंगे तो इसकी जो ऊष्मा है वो बढ़ जाती है। सोडियम वाष्प लैंप का प्रज्वलन वोल्टेज है तो 400 वोल्ट से 600 वोल्ट तक के हम इसका उपयोग के बीच में इसका प्रज्वलन वोल्टेज होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात की अपेक्षित परागम्यता मतलब परमिबिलिटी खालिस्तान होती है। निर्वात की पूछे तो आप निर्वात और एयर, दोस्तों याद रखिएगा, निर्यात और एयर की अगर अपेक्षित परमिबिलिटी पूछे तो एक आएगा, ठीक है। चुंबकीय वाहक बल की इकाई होती है। चुंबकीय वाहक बल, और 1 मिनट इसमें क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर अगर ये है तो ये आपकी, याद रखिएगा, ये अपेक्षित चुंबकीयशीलता नहीं होती है, निरपेक्ष चुंबकीयशीलता होती है, ठीक है। चुंबकीय वाहक बल की इकाई है तो चुंबकीय वाहक बल की इकाई जो होती है एम्पियर टर्न होती है। अगला है, स्थायी चुंबक चल कुंडली दिष्टकारी पीएमएमसी रेक्टिफायर प्रारूप के यंत्र का विक्षेपण बलागुण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रत्यावर्ती मात्रा के खालिस्तान मान के समानुपाती होता है। तो वो जो है औसत मान के समानुपाती होता है। अगला देखते हैं, एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। पंच संयोजी पेंटावैलेंट अशुद्धि में पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, नाम से स्पष्ट पंच संयोजी, अशुद्धि में तो पांच इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की मात्रा होगी उसमें। अगला है, जर्मोनियम के लिए पीएन संधि पर बैरियर वोल्टेज लगभग, जर्मनी के लिए पूछा जाए तो 0.3 वोल्ट, ठीक है। जर्मोनियम के लिए अगर पूछा जाए तो 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए अगर पूछा जाए तो आपका 0.7 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगला है, अर्ध तरंग दिष्टधारी की अर्ध तरंग दिष्ट कारी मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? तो दोस्तों, हाफ वेव जो रेक्टिफायर है उसकी जो दक्षता है 40.6%, ठीक है, 40.6%। और यहीं पे अगर आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर अगर पूछा जाता तो इसकी जो दक्षता है 81.2% तक होती है, ठीक है, 81.2% तक के होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीनियर डायोड का प्रयोग मुख्यतः खालिस्तान के तौर पर होता है। जीनियर डायोड का प्रयोग मुख्यतः खालिस्तान के तौर पर होता है। तो जीनियर डायोड जो है दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं, वोल्टेज नियमक के रूप में, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। अगला क्वेश्चन है 71, ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक मतलब अमीटर खालिस्तान डोपिंग होता है। तो अधिकतम खालिस आपका जो ट्रांजिस्टर का जो इमीटर होता है उत्सर्जक, उसमें डोपिंग की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा, और बेस में सबसे कम होती है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ट्रांजिस्टर में खालिस्तान होता है तो ट्रांजिस्टर के जो इमीटर करंट है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट के बराबर होती है। 4 वाला राइट आंसर है। एक सामान्य उत्सर्जक विन्यास में जुड़े हुए ट्रांजिस्टर के इनपुट तथा आउटपुट वोल्टेज के मध्य फेज अंतर खालिस्तान होगा। तो इसके बीच जो फेज अंतर 180 अंश का फेज अंतर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एसी को डीसी में बदलता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए आप दोस्तों देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, आप बिल्कुल ये क्वेश्चन गलत है। एसी को अगर डीसी में परिवर्तित करना है, एसी को आप अगर डीसी में परिवर्तित करते हैं, याद रखिए, तो वहां पे जो है आप रेक्टिफायर का यूज करेंगे। क्या? रेक्टिफायर का, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में अगर बोलता, डीसी को एसी में अगर कन्वर्ट करने के लिए बोलता, तब जाके हम जो है इन्वर्टर का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्शन भी लगा था इस क्वेश्चन में, ठीक है, और इसका देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं,
एक ट्रांजिस्टर खुले स्विच की तरह कब काम करता है? तो ओपन स्विच की भांति ट्रांजिस्टर कब काम करेगा? जब उत्सर्जक संधि और संग्राही संधि जो है दोनों आपकी जो है रिवर्स बायस में अगर जब जुड़े होंगे, रिवर्स बायस अगर में जुड़े होंगे तो वो आपका ओपन स्विच की भांति काम करेगा, और अगर फॉरवर्ड बायस में अगर जुड़े रहेंगे तो जो है वो आपका बंद परिपथ, बंद स्विच की भांति काम करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये नॉनटेक है दोस्तों, नॉनटेक को देख लेते हैं कैसा नॉनटेक आया था इसका। तो दोस्तों नॉनटेक देख लेते हैं कि जो हमारा जो टीओ का जो नॉनटेक है वो किस टाइप से आया था। महाकाव्य महाभारत में भीम का पुत्र कौन था? तो घटोत्कच दोस्तों सभी को पता होगा। एवरेस्ट पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों एवरेस्ट फतह को जब फतह करने वाली जो पहली भारतीय महिला है, बछेंद्री पाल। ठीक है, अगला देख लेते हैं नॉनटेक है दोस्तों। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, एनएससी की। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अधिनियम भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य को स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 370 जो अभी हट चुका है दोस्तों। ठीक है, अगला है टंगस्टन तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है? डब्लू। ठीक है, कार्बन। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर एक भारतीय राजनीतिक और पूर्व खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी के रूप में उन्होंने 2004 के ओलंपिक में कौन से खेल में रजत पदक जीता था? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर निशानेबाज थे दोस्तों, याद रखिएगा। लाठी खेला, सकवे, कलारी कुश्ती, थांग टा और सिलम्बाट किस प्रकार के खेल हैं? तो ये मार्शल आर्ट से संबंधित हैं। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 पर इसको दोस्तों अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2018 की बात हो गई। दिल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। नीदरलैंड में गोल्डन स्पाइक की बैठक में पुरुषों की 10,000 मीटर की दौड़ में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये गवित मुरली कुमार हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग है दोस्तों, रीजनिंग 5 नंबर की आई थी, देख लीजिएगा आप लोग। रीजनिंग 5 नंबर की थी इसमें टीए में। और ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और रीजनिंग के हैं। उसके बाद जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं। ठीक है, चलिए अगला पेपर देखते हैं। अगला हमारा जो पेपर है उसको देखते हैं कि उसमें किस टाइप से क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। ठीक है,